तो जैसा सिलेबस देखे होंगे आप लोग, सब इंस्पेक्टर का जो नया सिलेबस डाला है व्यापम ने, तो उसमें कुछ नए नए टॉपिक जो है थोड़े से ऐड कर दिए जो पिछली भर्ती में नहीं थे। जैसे पंचायती राज को जोड़ दिया इसमें, एक है ना, पुलिस प्रशासन और आपका नक्सलवाद, है ना। और ये जो भी टॉपिक जोड़ा गया, ये एक चीज समझना है कि प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स है ये। मतलब आमतौर पर एक बहुत ज्यादा भयभीत है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, मुख्यालय लेता था तो बहुत इजी पेपर था, और अब अगर व्यापम ले रहा है तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। नो डाउट व्यापम का जो पैटर्न है और व्यापम का जो स्तर है वो थोड़ा सा ऊंचा जरूर रहेगा, लेकिन आपको ये भी समझना है कि इसके पहले जितनी भी या जो भी भर्तियां व्यापम ले रहा है वो वन स्टेज एग्जाम है। मतलब उसके पास फिल्टर का कोई और जगह नहीं है। एक बार एग्जाम लेना है, उसके बेस पर मेरिट लिस्ट बन जानी है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो फिल्टर के लिए एक ही जगह था, एक ही स्तर होता था, इसलिए बहुत लेवल उसका काफी ज्यादा अप रहता था। इनफैक्ट पीएससी से भी टफ लेवल रहा करता है व्यापम का। लेकिन सब इंस्पेक्टर में फिल्टर के लेवल्स बहुत ज्यादा है। प्री है, मेंस है, फिजिकल है ना, तब जाकर के मेरिट है, फिर मेडिकल है लास्ट में। तो फिल्टर का लेवल बहुत ज्यादा है इसमें। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले ही आपको इतना टफ कर देगा कि सब बाहर हो गए एग्जाम से। उसको भी पता है कि उसको बुद्धि और शरीर दोनों से बलशाली लोगों का चयन करना है, दोनों का संतुलन जिसके पास होगा। बोलते हैं पहलवान बुद्धिमान नहीं होता और बुद्धिमान पहलवान नहीं हो सकता। सब इंस्पेक्टर के लिए दोनों होना थोड़ा थोड़ा जरूरी है, संतुलन जरूरी है। शारीरिक रूप से दक्ष होने के साथ साथ मानसिक दक्षता भी जरूरी है। बस इसी को लेकर के एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा एकदम खंगाल करके पढ़ने लगना और बाकी चीजों को भूल जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी नए टॉपिक जुड़े हुए हैं आप लोगों का, उसको मैं पढ़ा दूं आप लोगों को एक दो संडे, क्योंकि रेगुलर क्लास में तो समय मिलेगा नहीं, आप लोग की क्लास लेते। एक आध संडे और लेकर के, जैसे आज जितना पढ़ पाए अपन, कुछ अगर चीजें छूटी तो नेक्स्ट संडे। और पंचायत को भी मैं एक दिन में ही आपको पूरा पंचायत पढ़ा दूंगा। मतलब आप उसको एक आध घंटे में पढ़ लोगे ऐसा मैं आपको पढ़ा दूंगा पंचायत को, ठीक है। उससे आपसे क्वेश्चन, जो प्रीलिम्स लेवल के जो क्वेश्चन हैं व्यापम के, वो आपसे बन जाएंगे। अब आप ये सोचोगे कि हाँ एक दिन जो पंचायत पढ़ाएंगे उससे एडीओ भी बन जाएगा क्या? तो नहीं बनेगा। उसमें 30 नंबर का पूछेगा और यहां पर 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अपन उसको कोशिश करेंगे, बस इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि प्रश्न पूछा जाएगा। एक्चुअली ये जो टॉपिक निकाला गया है, जैसे अगर हम बात करें आपका नक्सलवाद की या नक्सलिज्म, ये जो टॉपिक जोड़ा गया है, तो इसको तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहले जोड़ा क्यों गया है और क्यों ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, छत्तीसगढ़ के सिलेबस में क्यों जोड़ा गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए हुआ क्या, और ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2006 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, है ना। ये हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय, और इन्होंने 2006 में नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बताया। द बिगेस्ट थ्रेट बिफोर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती बताया इन्होंने। आंतरिक सुरक्षा समझते हैं ना भाई, कोई भी देश है तो इसको दो प्रकार से खतरा होगा। एक जो देश के बाहर से मिलने वाली चुनौती होगी, और एक जो देश के भीतर से मिलने वाली चुनौती होती है। देश के बाहर से जो चुनौती मिलती है वो काइंड ऑफ आतंकवाद है, टेररिज्म है, ठीक, आतंकवाद है। और जो देश के भीतर से चुनौती मिलती है वो है आपका, जिसको हम नक्सलवाद बोल दे रहे हैं, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा। मतलब
देश की अंदरूनी जो असामाजिक तत्व हैं, जो संविधान पर बिलीव नहीं करते, उनसे जो देश को खतरा महसूस होता है, वो थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो नक्सलवाद है। ठीक है, किसने घोषणा किया था? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने घोषणा किया था और 2006 में इसको घोषित किया गया, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती। और क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, इसीलिए इसको अब आंतरिक सुरक्षा, दो बातें समझिए बेटा। एक होता है रक्षा, जिसको हम कहते हैं डिफेंस, और एक होता है सुरक्षा, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी। रक्षा, डिफेंस जो है, देश के बाहर की जो भी चीजें होंगी, है ना, देश के बाहर की चीजों से देश को सुरक्षित करना डिफेंस है, रक्षा है। और देश की ही अंदर की चीजों से, असामाजिक चीजों से, जो संविधान पर विश्वास ना करते हो, ऐसी चीजों से देश को सुरक्षित करना सुरक्षा है। और इसका मतलब रक्षा, ये तो डिफेंस, आर्मी की बात हो गई, मिलिट्री फोर्सेस की बात हो गई, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? आपका पुलिस के ऊपर। और पुलिस किसकी होती है? राज्य की। और सुरक्षा कौन करेगी? पुलिस, है ना, पुलिस होगी राज्य की। और सुरक्षा यानी आंतरिक सुरक्षा के प्रति सबसे बड़ा थ्रेट क्या है आपका? नक्सलवाद। इसीलिए आपके सिलेबस में नक्सलवाद को जोड़ा गया। समझ में आया? क्योंकि पुलिस को ही नक्सलवाद से सामना करना पड़ता है सबसे ज्यादा। ठीक, पुलिस की चुनौती है कि वो नक्सलवाद को दूर करे। तो रीजन ये है इसको जोड़े जाने का आपके सिलेबस, है ना। हम कोई अभी सैद्धांतिक चीजें शुरू नहीं किए हैं पढ़ना, बस समझना यह है कि आखिर ये जोड़ा क्यों गया है आपके सिलेबस में, है ना। नक्सलवाद आखिर जोड़ा क्यों गया है? तो नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा का विषय है ना। आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पुलिस की है, रक्षा करने की जिम्मेदारी सेना की होती है। ठीक, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की है। और आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं? पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा है, पुलिस की ही जिम्मेदारी है। इसीलिए आपके सिलेबस में नक्सलवाद को जोड़ा गया है, क्योंकि आगे चल करके आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप इस थ्रेट को दूर करें। समझ पाए मेरी बात को? चलें, इसमें ना हम एक पैटर्न देखते हैं कि आखिर इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए। जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा, इसको हम मतलब यूपीएससी के मेंस में तो ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, प्रीलिम्स में पढ़ाया जाता है, पीएससी में इसको एसे के तौर पर भी पढ़ते हैं। और लेकिन पढ़ने का तरीका एकदम अलग होगा। जब यूपीएससी में पढ़ते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट, मतलब वो क्या है, उसका कारण, उसकी चुनौतियां, है ना, ये सब पढ़ना जरूरी होता है। जब पीएससी में हम एज ए एसे लिखते हैं, तो एसे का मतलब ये हो गया कि उसमें हम अपने उन्मुक्त विचारों को रख सकते हैं कि ये क्यों आया, कैसे आया, इन सारी चीजों को। लेकिन जब इसको व्यापम में डाला गया है, मतलब व्यापम जब इस पर परीक्षा ले रहा है, तो आपको यह समझना चाहिए कि फैक्चुअल क्वेश्चन इसके ऊपर होंगे, है ना, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक, तो इस टॉपिक में कैसे फैक्चुअल क्वेश्चन कंक्लूड हो सकते हैं? जैसे इसको यदि हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डालेंगे जानेंगे कि आखिर नक्सलवाद क्या है और क्यों है ना। इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मतलब ये कहां से आया या इसका उद्भव जो है, इसको हम देखेंगे, ओरिजिन को। ठीक, और फिर ये कब से है ये हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में दो बातें अपन देखेंगे, इसका ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिनेशन, कैसे ये आया है, ठीक, और उसके बाद ये कब से है इसको अपन देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इसके बाद से इसका विस्तार देखना जरूरी है, और मोस्टली क्वेश्चन यहां से है, विस्तार से। ठीक है ना, मतलब इसका एक्सटर्नमेंट जो है, एक्सटेंशन, विस्तार। जैसे आप जान रहे होंगे, इसी को रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है। ठीक, रेड कॉरिडोर में जोड़ देंगे इसको।
समझ रहे ना? मतलब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये कहां से आया कॉन्सेप्ट, ठीक? फिर कब से ये हमारे देश में है, फिर उसके बाद से इसका विस्तार देख लेंगे, ठीक है? यहीं से जब विस्तार देखेंगे तो यहीं से हम इसको जोड़ देंगे आपका छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, मतलब छत्तीसगढ़ में कब से ये प्रभाव डाल रहा है, ठीक है? इसके बाद से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के बाद इसमें प्रमुख घटनाएं जो हुई हैं छत्तीसगढ़ में, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है, सारी घटनाओं को अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो है जानना जरूरी है। उसके बाद से प्रमुख घटनाओं के बाद से इसके समाधान के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वो सब, ठीक है ना? तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके बेसिस पर अगर हम पढ़ें तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मतलब ये मोटा मोटी पॉइंट है, इसके अंदर जब चीजों को और डिटेल करेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। इतने भागों में बांट करके इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझ में आया? और रटेंगे नहीं, इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे चीजों को। रटेंगे तो चीजें आप भूल जाएंगे और इसके बाहर फिर कुछ नहीं है एग्जाम में, ठीक है? इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे आप ऐसे लिखना चाहें या व्यापम के एग्जाम में जो आपके एसआई के एग्जाम में पूछे जाना है वो लिखना चाहें, सारी चीजें इसके अंतर्गत कवर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें अपन। नक्सलवाद का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन टू नक्सलिज्म, ठीक? और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका उद्भव, इमर्जेंस, मतलब ये कैसे शुरू होता है ना? नक्सलवाद की शुरुआत कैसे होती है, इमरजेंस कैसे होता है, इसको हम देखना शुरू करते हैं, ठीक? एक बात देखना बेटा कि अगर हम इसके उद्भव को समझना चाहते हैं तो कुछ खास बातें आप समझिएगा कि राजनीति में, अच्छा राजनीति कहने का मतलब शासन करने की नीति जो है ना, पॉलिसी ऑफ रूलिंग। राज मतलब शासन और नीति मतलब सिद्धांत। तो किसी भी देश में शासन करने की जो नीति होगी उसकी वर्तमान में दो प्रमुख विचारधाराएं प्रचलित हैं। मतलब राजनीति की अगर हम विचारधारा देखें, आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स, तो राजनीति की दो विचारधाराएं हैं। एक को कहते हैं राइट विंग या दक्षिणपंथी, ठीक? और एक को कहते हैं अपन लेफ्ट विंग, है ना? ये लेफ्ट विंग और ये आपका राइट विंग, समझ रहे हैं? राजनीति की यानी शासन करने की अगर हम विचारधाराएं देखें, आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग या आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स अगर देखा जाए, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी, दैट इज लेफ्ट विंग एंड राइट विंग, है ना? लेफ्ट विंग को वामपंथी और राइट विंग को दक्षिणपंथी कहा जाता है, ठीक? राइट विंग पॉलिटिक्स क्या है? तो राइट विंग पॉलिटिक्स, ये याद रखें आप, ये नेशनलिज्म पर बिलीव करती है, जो राष्ट्रवाद के विचारों से ओतप्रोत हो। राष्ट्रवाद, सब मिलकर के आगे बढ़े, राष्ट्रवाद के विचारों से जो ओतप्रोत हो वो राइट विंग है। राष्ट्र पहले, देश पहले। लेफ्ट विंग क्या है? उदारवाद यानी लिबरलिज्म, समझ गए? जो उदारवाद के विचारों से ओतप्रोत हो उसको कहा जाता है आपका लेफ्टिस्ट। अब एक बात समझो बेटा, ना थोड़ा सा, जैसे राष्ट्रवाद की जब बात कर रहे हैं और जब उदारवाद की बात कर रहे हैं तो दोनों एकदम अपने को बहुत अच्छा लग रहा होगा, या थोड़ा अगर हम कम समझ पाते हैं तो ऐसा लग रहा होगा कि राष्ट्रवाद उदारवाद दोनों एक ही चीज तो है,
राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र पहले है, देश पहले है। तो देश पहले है, कहा जाता है हु लिव्स इफ इंडिया डाई, कौन रहेगा अगर भारत ही नहीं रहेगा, तो पहले भारत को बचाया जाए, ये राष्ट्रवाद है। देश पहले है, देश के हित में अगर इंसान कुर्बान भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये राष्ट्रवाद है। लेकिन उदारवाद क्या कहता है? लोग पहले, इंसान पहले, ठीक, इंसानियत पहले, बाद में बाकी चीजें, पहले लोगों को बचाया जाए, ये उदारवाद है। अच्छा, जैसे उदारवाद की बात अगर करें तो जैसे उदारवाद करें तो इंसान पहले, तो हम सब तो इंसान हैं, इसका मतलब हम सब कैसे हैं आपका? एक जैसे हैं, मतलब हमारे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना भाई, हम सब इंसान हैं, मानव है, पहले मानव है, बाद में बाकी चीज है। तो जब मानव पहले है तो मानव एक जैसा होगा ना, मानव के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए लेफ्ट विंग जो होता है वो समानता के अधिकार की वकालत करता है। ऑल ह्यूमंस आर इक्वल एंड दे हैव इक्वल राइट्स, दे हैव टू पोसेस द इक्वल राइट्स। मतलब सारे मानव क्या है? एक है, एक समान है, और सभी मानव के पास क्या होने चाहिए? एक समान अधिकार होने चाहिए। इसको इंग्लिश में इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी कहा जाता है। इगैलिटेरियन, समता मूलक विचारधारा, समझ आया? इगैलिटेरियन कहा जाता है, ठीक। जबकि राइट विंग क्या होगा? ये कंजर्वेटिव होगा, है ना? मतलब संकुचित सोच, संरक्षण पर ध्यान देगा, देश की सुरक्षा, संरक्षा, इन सब चीजों पर ध्यान देगा। कंजर्वेटिव है ना, लोगों से ज्यादा मतलब नहीं है, देश सुरक्षित होना चाहिए, तो प्रोटेक्टिव कंजर्वेटिव नेचर के होंगे। मतलब नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? अरे भाई, देश को बचाना है ना, तो सुरक्षा संरक्षा ही तो कर रहे हो। तो जो आपका राइट विंग वाले होंगे वो देश को सुरक्षित करना है, तो कंजर्वेटिव सोच के होंगे। लेकिन लोगों को सुरक्षित करना है, लोग सब एक जैसे समतामूलक सोच के होंगे, इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी होगी। ये याद रखना है। जो लेफ्टिस्ट होते हैं दे बिलोंग्स टू द लिबरल और इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी, वो समतामूलक सोच के होंगे। और जो राइटिस्ट होते हैं दे विल बिलोंग्स टू द कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, संरक्षात्मक सोच के होंगे, मतलब देश की सुरक्षा पहले। समझ में आया? मतलब राइट विंग जो होंगे ये हमेशा राष्ट्र की बात पहले करेंगे, राष्ट्रहित की, मतलब देश पहले बचाओ। और जो लेफ्ट विंग होंगे वो लोगों की बात पहले करेंगे, है ना? इंडिविजुअल्स जो होंगे वो उनके केंद्र बिंदु में होंगे। समझ आए? समझ पा रहे हो? तो ये दो बेसिक आइडियोलॉजी है, लेफ्ट विंग और राइट विंग। और एक बात और ध्यान सुनो बेटा, ये कॉन्सेप्ट जो है लेफ्ट विंग और राइट विंग आया कहां से? तो ध्यान दें कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन वेर ऑकर्ड इन 1789, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और इसी फ्रांसीसी क्रांति से लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट आया। समझ गए? इसी फ्रांसीसी क्रांति से लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट है। याद रखेंगे इस चीज को कि ये जो लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट है फ्रांसीसी क्रांति से है। समझ रहे? कॉन्सेप्ट समझते चलना बेटा, वहीं पहुंचेंगे अपन नक्सलवाद की परिभाषा में, ठीक। बस आप दिमाग में एकदम इसको क्लियरली समझते चले, और जितनी बातें लिख रहा हूं वो हर चीज आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक है, जो कि पूछा जा चुका है बाकी एग्जाम्स में। मतलब कहने का मतलब ये है, मैंने आपको ये भी बताया, फ्रांसीसी क्रांति जो है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से शुरू हुई थी और 1799 तक चली थी। और ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी बेसिकली, आप लोग जान रहे होंगे
या नहीं जान रहे होंगे तो सुन लें कि फ्रांस में राजा था लुई 16वां। फ्रांस में राजतंत्र था, मोनार्क, राजा का शासन हुआ करता। और राजा जो है काफी शोषणकारी प्रवृत्ति का था, बहुत एक्सप्लॉइटिंग नेचर का था, तो बहुत ज्यादा शोषण करता था लोगों का। इसलिए फ्रांस के लोगों ने उस राजा की शोषणकारी नीति के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और विद्रोह का उद्देश्य था कि राजतंत्र हटे और लोकतंत्र बहाल हो, डेमोक्रेसी आए। जब भी कोई विद्रोह किसी परिवर्तन के लिए होता है, जैसे फ्रांस में ये विद्रोह जो हो रहा था वो परिवर्तन के लिए था कि राजतंत्र हटे और लोकतंत्र आए। तो जब भी कोई भी विद्रोह किसी परिवर्तन के लिए होगा तो उसको क्रांति बोलते हैं। और ये क्रांति फ्रांस में हो रही थी, इसलिए इसको फ्रांसीसी क्रांति कहा गया। फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम यह हुआ कि राजा ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अब राजतंत्र के आधार पर नहीं चलेगा, मतलब राजा जो कहेगा वो नहीं होगा, बल्कि देश का एक संविधान होना चाहिए और संविधान के माध्यम से अब देश चलेगा। और इस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही जब जो फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी, संसद भवन जिसको नेशनल असेंबली कहा जाता है, ठीक, तो फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी उसके दो छोरों पर अलग अलग प्रकार के नेता बैठा करते थे। एक लेफ्ट में बैठते थे और एक राइट में बैठते थे, ठीक। लेफ्ट जो थे ये एंटी मोनार्क थे, मतलब राजतंत्र के विरोधी थे। मतलब जैसे राजा शासन चलाता था वैसे नहीं होना चाहिए। और राइट विंग जो था, राइट विंग ये आपका मोनार्क सपोर्टर था, मतलब राजतंत्र के सपोर्टर थे। समझ रहे हो? तो जो राजतंत्र के सपोर्टर थे, राजतंत्र के सपोर्टर मतलब राज मतलब देश के सपोर्टर थे वो, मतलब देश को पहले रखते थे ये, मतलब देश के लिए सोचना चाहिए पहले। जबकि ये एंटी मोनार्क थे, मतलब देश के लिए नहीं बल्कि किसके लिए सोच रहे थे, आपका लोगों के लिए पहले सोच रहे थे कि जनता के अधिकारों को ज्यादा शामिल किया जाना चाहिए। समझ रहे हो? तो इन्हें ही आपका क्या कहा गया, ये लेफ्ट कहलाए और ये राइट कहलाए। तो ये लेफ्ट विंग और राइट विंग की जो शुरुआत है वो वहीं से होती है। समझ में आया? आज भी अगर आप देखेंगे, भारत की स्थिति देखिए, भारत के संसद में जो बैठक व्यवस्था बनाई गई है वो ऐसी है। अगर आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा को, और ये डिजाइन अगर आप देख रहे हैं तो आपने इस डिजाइन को कहीं ना कहीं देखा होगा। ये जो डिजाइन है कहां देखा है? घोड़े के पैर, इसको घोड़े का नाल बोलते हैं, ऐसी होता है ना। तो जो अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट पार्लियामेंट में, उसकी जो थियोरी है उसको हॉर्स शू थियोरी या घोड़े के नाल का सिद्धांत कहा जाता है। ये आप जैसे दिख रहा है, ये आपका राइट है, तो इधर जो बैठेंगे वो राइटिस्ट होंगे और इधर जो बैठेंगे आपका वो लेफ्टिस्ट होंगे। यहां पर ही बैठक व्यवस्था वैसे ही है, ठीक। जो लेफ्ट के विचारों से प्रभावित होंगे, मतलब व्यक्तियों के लिए ज्यादा सोचेंगे, वो क्या होंगे आपका लेफ्ट में। और जो राष्ट्रवादी विचारों से ज्यादा ओतप्रोत होंगे, राष्ट्र पहले, तो वो कहां होंगे आपका राइट में बैठेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ रहे? हमेशा याद रखना कि आपके शरीर में जो चीजें जैसी हैं, बस उसका डायरेक्शन वैसा लिया जाता है जो जैसा है। बाकी हर चीज का डायरेक्शन वैसा लिया जाता है जैसे जो दिखता है ना। जैसे आपको ये राइट में दिख रहा है ना, तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट में दिख रहा है तो ये लेफ्ट होगा। समझ में आया ना? हाँ ना नहीं बोलते हो? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होते हैं। तो लेफ्ट विंग समझ में आया और राइट विंग समझ में आया कि नहीं आया? मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि लेफ्ट विंग और राइट विंग का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन से आता है, ठीक, 1789 के। या किस देश से आता है पूछा जाए तो फ्रांस से आता है। लेफ्ट विंग कौन है? जो उदारवादी है। राइट विंग कौन है? जो कंजर्वेटिव है, जो राष्ट्रवादी है, नेशनलिज्म जिनका अप्रोच है ना। अच्छा, जैसे एक देश को चलाना है
तो देश को चलाने के लिए पद सोपान बनाने पड़ेंगे, हायरार्की बनाना पड़ेगा। कोई राष्ट्रपति होगा, कोई उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? देश को चलाना है तो, लेकिन लोगों को चलाना है तो सारे लोग एक जैसे हैं। तो जो राइट विंग वाले होंगे वो समाज के जो पद सोपान है उनका समर्थन करते हैं। समझ लो, समाज की जो हायरार्की होगी, कोई बड़ा है, कोई छोटा है ना, कोई बहुत छोटा है, ये हायरार्की को फॉलो करते हैं राइटिस्ट, सपोर्ट करते हैं उसको। जबकि लेफ्टिस्ट कोई हायरार्की नहीं मानते, वो क्या बोलेंगे, वो सब क्या होंगे, एक जैसे होंगे। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक, इसका मतलब यह होगा कि जो लेफ्ट होंगे वो क्या करते हैं, आपका सामाजिक पदानुक्रम का विरोध करते हैं। ठीक, दे ऑपोज द सोशल हायरार्की। ये सामाजिक पदानुक्रम का क्या करेंगे, विरोध करेंगे हमेशा। जो लेफ्टिस्ट होंगे वो सामाजिक पदानुक्रम का विरोध करेंगे। कुल मिलाकर के इनके अनुसार एक ही चीज सत्य है और वो है साम्यवाद, कम्युनिज्म। साम्यवाद मतलब, वाद मतलब विचारधारा और साम्य मतलब समान, मतलब ऐसी विचारधारा जहां सभी कोई समान हो, वो साम्यवाद। सो बेसिकली द लेफ्टिस्ट बिलीव ऑन द कम्युनिज्म। तो जो वामपंथी होंगे वो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। उनके लिए सारे लोग क्या होंगे, एक समान। समझ में आ रहा है? मतलब इसीलिए साम्यवाद का सपोर्ट करने वालों को ही लेफ्टिस्ट कहा जाता है, वामपंथी। समझ पा रहे हो? जो साम्यवाद का सपोर्ट करेगा वो वामपंथी है। अब राइटिस्ट क्या होंगे, ये सामाजिक पदानुक्रम का समर्थन करेंगे। दे विल सपोर्ट द सोशल हायरार्की। मतलब समाज की जो भी व्यवस्था है, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, है ना, जो भी मतलब हायरार्की बनाई गई है, गरीब है, अमीर है, उनका क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक, ये क्या हो जाते हैं, आपका राइटिस्ट होते हैं, दक्षिणपंथी। और उसको सपोर्ट करेंगे और संविधान में जो बताया गया है उनके लिए वैसा कार्य करेंगे। भाई पिछड़ों के लिए कार्य करेंगे। भाई आप एक बात सोचो, आप अगड़ा और पिछड़ा भेद नहीं करोगे तो पिछड़ों को आगे लाने का प्रयास कैसे करोगे? ये राइटिस्ट है, बिलीव करते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड में, और बैकवर्ड को फॉरवर्ड क्लास के पास लाने का प्रयास करेंगे। जबकि जो लेफ्टिस्ट होंगे वो बिलीव ही नहीं करते, सब इंसान है, सब एक जैसे, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, सबके लिए बराबर व्यवस्था की जाए। समझ लो दोनों की आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस ये है। मतलब ये समाज में साम्यवाद लाने का प्रयास करेंगे, और ये कंजर्वेटिव मतलब यथा स्थिति जैसा है वैसा रहने दो, बस सुधार करने की प्रयास करते रहे। ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होते हैं। समझ में आया? अब देखो बेटे, अब जैसे हम इसकी बात करते हैं, मतलब हम बेसिकली लेकर के चल रहे हैं आपका लेफ्ट विंग को। और लेफ्ट विंग अभी मैंने आपको बताया ये किसके सपोर्टर होते हैं, आपका साम्यवाद। ठीक है ना, साम्यवाद। एक बात ध्यान सुनना, साम्यवाद की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहले दिया था आपका कार्ल मार्क्स ने। ठीक है ना, द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिज्म वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यह अवधारणा दी। कार्ल मार्क्स ने यह अवधारणा 1848 में दी, और ये जो अवधारणा इन्होंने दी, ये इनकी किताब द दास कैपिटल, इस किताब में इन्होंने अवधारणा दी। समझ में आया? इस किताब में इन्होंने अवधारणा दी, कार्ल मार्क्स। ठीक, और कार्ल मार्क्स ने कहा कि साम्यवाद लाया जाना चाहिए, मतलब साम्यवाद होना चाहिए, कम्युनिज्म होना चाहिए। समझ में आया? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक? अच्छा, एक पॉइंट समझना बेटा, है ना, इसमें अपन आए, मैं एक कॉन्सेप्ट आपसे डील कर रहा हूं।
ये कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने सबसे पहले साम्यवाद की अवधारणा दी, कम्युनिज्म की अवधारणा दी। इन्होंने कहा कि गरीब अमीर नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति एक समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये जो इक्वालिटी का इन्होंने प्रिंसिपल दिया, उसी को साम्यवाद कहा गया। वाद मतलब विचारधारा और साम्य मतलब एक समान। तो इसी को साम्यवाद की विचारधारा कहा गया। इसी को मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी विचारधारा भी कहा जाता है। साम्यवादी विचारधारा को ही मार्क्सवादी विचारधारा भी कहा जाता है। समझ पा रहे हो? एक बात ध्यान सुनना बेटा, वहीं पर जोड़ूंगा मैं इसको। एक देश की बात करते हैं हम। पहले ये यूएसएसआर था और अब आपका रशिया है। यूएसएसआर में सोवियत संघ रूस, यूनाइटेड सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर में जब यूएसएसआर की बात हम कर रहे हैं तो यूएसएसआर में क्या हुआ कि 1917 में एक क्रांति हुई जिसको रूसी क्रांति या हम इसी को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, है ना। ये बोल्शेविक क्रांति समझ रहे? 1917 में एक क्रांति हुई रशिया में जिसको बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। और ये बोल्शेविक क्रांति 1917 से 1924 तक चला था, 1924 तक। समझ रहे हैं? 1917 से 1924 तक बोल्शेविक क्रांति चला, ठीक है ना। बोल्शेविक रेवोल्यूशन वेयर ऑकर्ड इन 1917 टिल 1924। 17 से 24 के बीच में बोल्शेविक क्रांति हुआ। बोल्शेविक एक रशियन वर्ड है, रशियन शब्द है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में अधिकार, राइट। तो ये जो बोल्शेविक क्रांति हुई, ये मुख्य रूप से अधिकार की लड़ाई थी। और अधिकार की लड़ाई कैसे? रशिया में दो वर्गों के बीच में खूनी संघर्ष हो रहा था। एक था आपका सर्वहारा वर्ग और एक था आपका बुर्जुआ वर्ग। सर्वहारा और बुर्जुआ, ठीक है। सर्वहारा SARVAHARA, सर्वहारा, और बुर्जुआ BURZUA, बुर्जुआ। तो ये दो वर्ग थे रशिया में, सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग। ये दोनों रशियन वर्ड है। सर्वहारा मतलब हिंदी मत समझना आप इसमें, लेकिन अपन इसका अर्थ निकाल सकते हैं। सर्वहारा मतलब जो सब कुछ हार चुका हो, जिसके पास कुछ ना हो। तो ये सर्वहारा वर्ग को आप डिनोट कर सकते हैं वंचित वर्ग से, मतलब ये डिप्राइव्ड सेक्शन था, वंचित वर्ग। और बुर्जुआ भी एक रशियन वर्ड है जिसका अर्थ होता है अमीर, एलीट, संपन्न। तो ये जो था आपका संपन्न वर्ग था, एलीट क्लास बोलेंगे इसको, संपन्न वर्ग। समझ रहे हैं? इन दोनों के बीच में एक संघर्ष हो रहा था, बहुत ज्यादा, और खूनी संघर्ष था। मतलब ये जो संघर्ष इनके बीच में हो रहा था, उसमें काफी ज्यादा हिंसा हुई, तो ये खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इसमें जो सर्वहारा वर्ग का जो नेतृत्व कर रहा था, वो कर रहा था आपका लेनिन। समझ रहे हैं? वो कर रहा था लेनिन। अच्छा, एक बात देखना बेटा, अवधारणा देखो, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवाद का मतलब साम्यवाद क्या है? साम्यवाद क्या है कि जहां पर जो बुर्जुआ और सर्वहारा दोनों बराबर हो जाए, मतलब ना बुर्जुआ रहे ना सर्वहारा, सब इक्वल हो, वो साम्यवाद है। ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सब एक जैसे स्तर पर है। ये साम्यवादी सिद्धांत है। लेकिन जब रशिया में ये स्थिति पैदा हो गई कि एक तरफ सर्वहारा वर्ग था और दूसरी तरफ बुर्जुआ वर्ग था, और दोनों में जब युद्ध शुरू हुआ, तो लेनिन का यह कहना था कि साम्यवाद लाने के लिए, लाना वही है साम्यवाद, एक जैसे लोग रहे, लेकिन साम्यवाद लाने के लिए इसने कहा
कि इसको ऑटोक्रेट बनना पड़ेगा, अधिनायकवादिता का सिद्धांत दिया उसने। मतलब सर्वहारा को ऊपर आना पड़ेगा लड़ करके। समझ रहे हो ना? यहां क्या कह रहा है, बुर्जुआ और सर्वहारा एक जैसे होने चाहिए, ठीक। लेकिन इसके आगे चल करके एक नई अवधारणा कौन प्रस्तुत करता है? आपका लेनिन प्रस्तुत करता है। इसी को कहा जाता है लेनिनवाद या लेनिनिज्म। यही लेनिनवाद है। और यह क्या कहता है कि जो सर्वहारा वर्ग है इसका अधिनायकवाद होना, अधिनायकवाद होना मतलब ऑटोक्रेट, तानाशाही, सशक्त, मजबूत, ऊपर आना इसका जरूरी है, तभी साम्यवाद आएगा। समझ रहे हो? और इस तरीके से सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के बीच में संघर्ष हुआ। ये आपका रशियन रेवोल्यूशन था, या इसी को हम क्या कहते हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं, 17 से 24 चला। ये लेनिनवाद है। मतलब मार्क्सवाद भी साम्यवाद है, लेनिनवाद भी साम्यवाद ही है, लेकिन अंतर दोनों के सिद्धांत में। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सर्वहारा और बुर्जुआ को बराबर होने चाहिए, दोनों के पास बराबर शक्तियां हो, तो साम्यवाद आ गया। लेनिन क्या कहता है कि बुर्जुआ को खत्म करना चाहिए और सर्वहारा को आगे आना चाहिए। समझ आया? मतलब सर्वहारा के लिए अधिनायकवादिता का सिद्धांत देगा। तो साम्यवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स का, अधिनायकवादी सिद्धांत लेनिन का, और इसी को लेनिनवाद कहते हैं। और यह अधिनायकवादी सिद्धांत क्या है कि जो सर्वहारा वर्ग है उसे रूल करना चाहिए, उसे आना चाहिए ऊपर, बुर्जुआ वर्ग को नीचे करके जो सर्वहारा वर्ग है उसे ऊपर आना चाहिए। यह लेनिनिज्म है। दोनों साम्यवाद लाना चाह रहे हैं, तरीके अलग अलग हैं। समझ में? दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आगे चल करके ये देखें, ये मार्क्सवादी और लेनिनवादी दोनों साम्यवाद के पक्षधर हैं। मतलब कार्ल मार्क्स भी चाहते हैं कि साम्यवाद आए, लेनिन भी चाहते हैं कि साम्यवाद आए, लेकिन आगे चल करके इसमें एक अन्य विचारधारा जुड़ेगी, एक नई अवधारणा जुड़ेगी, और यह अवधारणा जोड़ेंगे आपका माओ से तुंग। ठीक है ना? ये आप माओ से तुंग पढ़े या माओ जेडोंग, ये एक ही है ना, वो हम हिंदी में ऐसा लिख देते हैं इसको, माओ से तुंग बोलते हैं अपन, या माओ जेडोंग। ठीक है ना? इंग्लिश में MAO माओ और जेडोंग ही है, हिंदी में हम उसको माओ से तुंग पढ़ते हैं। तो माओ जेडोंग लिखा मिले या माओ से तुंग लिखा मिले, वो वही सेम चीज है। माओ से तुंग ने, देखो, कार्ल मार्क्स ने एक साम्यवादिता सिद्धांत दिया, कम्युनिज्म थ्योरी। लेनिन ने लेनिनवाद दिया, इसमें अधिनायकवादिता का सिद्धांत दिया, ऑटोक्रेटिज्म थ्योरी। ठीक? और माओ जेडोंग आएंगे या माओ से तुंग आएंगे, और इन्होंने सशस्त्र संघर्ष का सिद्धांत दिया। ठीक है? सशस्त्र संघर्ष या सशस्त्र विद्रोह का सिद्धांत दिया। ठीक है? द थियोरी ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी। ठीक है? द थियोरी ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी। और इन्होंने कहा कि साम्यवाद लाना है, मतलब सब इक्वल हो, यानी आपको आपका अधिकार मिले, तो अधिकार मांगने के लिए आपको मांगना नहीं है, भीख नहीं मांगना है, शस्त्र उठाना है और अपने अधिकार को मांग लेना है, छीन लेना है। समझ में आया? और ये जो माओ से तुंग है, इन्होंने सशस्त्र विद्रोह का सिद्धांत दिया। ठीक है ना? थियोरी ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी। समझ लो मेरी बात को? अब देखो बेटा, थियोरी ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी, इसी को हम देखें, माओ से तुंग या माओ जेडोंग लिखा जाता है, इंग्लिश में यही स्पेलिंग है। आपको वहां लिखा हुआ मिल जाए तो आप ऐसा मत सोच लेना कोई अलग आदमी आ गया, वही आदमी है ना? हम हिंदी में अपने हिसाब से इसका उच्चारण कर लेते हैं। तो माओ से तुंग ने क्या दिया? सशस्त्र विद्रोह।
या सशस्त्र संघर्ष का सिद्धांत दिया। मतलब इन्होंने कहा कि अगर आपको साम्यवाद लाना है, आपको अपने अधिकार लाने हैं, तो आप हथियार उठाओ और अपने अधिकार को छीन लो। ठीक, सशस्त्र विद्रोह का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने दो बातें कही। नंबर एक, सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है। ठीक है ना, सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है। द अथॉरिटी कैन बी अचीव्ड बाय आर्म्स ओनली। द अथॉरिटी कैन बी अचीव्ड बाय आर्म्स ओनली। सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है। ठीक, और दूसरा इनका कोटेशन ये था, इनका समझाना ये था कि भाई जो राजनीति है, राजनीति रक्त रहित युद्ध है, या यूं कहें कि युद्ध जो है रक्त सहित राजनीति है ना। मतलब दो सिद्धांत इसमें जुड़ते हैं। फर्स्ट, सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है, मतलब यू कैन अचीव द अथॉरिटी बाय हैविंग आर्म्स। आपके पास हथियार है तो आप हथियार लेकर के अपना अधिकार छीन सकते हैं। और इसको इन्होंने सही भी ठहराने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि जिसको आप राजनीति कहते हो, पॉलिटिक्स कहते हो, राजनीति, तो राजनीति को बस इतना समझो कि राजनीति रक्त रहित युद्ध है। मतलब राजनीति, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ वॉर। ये भी युद्ध है, बस उसमें खून नहीं बहता। और युद्ध को इन्होंने बताया कि युद्ध भी एक राजनीति है, बस अंतर यह है कि इसमें खून बह जाता है। सही बात। तो माओ से तुंग ने आकर के इसमें एक नई विचारधारा, अब वापस से देखना बेटा इसमें, कार्ल मार्क्स और लेनिन ने साम्यवाद की बात कही कि साम्यवाद आना चाहिए, यानी वंचित वर्गों को मुख्य धारा में ला देना चाहिए। तब तक यह साम्यवाद था। कार्ल मार्क्स का तरीका कि दोनों को बराबर अधिकार दो, संसाधन का बराबर बंटवारा करो। लेनिन की अवधारणा की साम्यवाद लाने के लिए जो सर्वहारा वर्ग है उसको ज्यादा दो, उसको ज्यादा पावर दो, है ना, ऑटोक्रेट बनाना, उसको शक्ति ज्यादा देना। अभी तक इसमें शस्त्र नहीं जुड़ा है, हथियार नहीं जुड़ा है, आप मांग कर रहे हैं बस, है ना। ये आपका लेफ्ट विंग है। यहां तक देखो, लेफ्ट विंग जो कम्युनिज्म की बात करे, साम्यवाद की बात करे, तो कार्ल मार्क्स भी किसकी बात करें, साम्यवाद की, लेफ्टिस्ट हुए। लेनिन भी किसकी बात करें, साम्यवाद की, ये भी क्या हुए, लेफ्टिस्ट हुए। लेकिन जैसे ही माओ इसमें आए और माओवाद जुड़ जाता है, जैसे ही लेफ्ट विंग में, आप समझना, ये जो आपका लेफ्ट विंग जैसी था, मतलब अभी तक क्या हुआ, ये लेफ्ट विंग था, है ना, कब तक, मार्क्सवादी और लेनिनवादी तक। लेकिन जैसे ही इसमें माओ से तुंग की विचारधारा जोड़ दी जाएगी, तो अब ये जो लेफ्ट विंग है, क्योंकि अब हथियार उठा लेगा, शस्त्र उठा लेगा, तो अब ये हो जाएगा एक्सट्रीमिस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वामपंथी उग्रवाद। मतलब वामपंथी मतलब साम्यवाद आएगा, लेकिन कैसे, हथियार से, तो वामपंथी उग्रवाद। और यही वामपंथी उग्रवाद है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इसी को वैश्विक स्तर पर, अगर हम इसको ग्लोबल लेवल पर बोले, तो वैश्विक स्तर पर इसको नाम दिया जाता है माओवाद, माओइस्ट। और इसी को अगर भारत में हम नाम दें राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसी को नाम दिया जाता है नक्सलवाद। यह नक्सलिज्म है। समझ में आया कैसे जुड़ा, चीजें समझ में आई ना। लेफ्ट विंग, राइट विंग, कौन कौन से वाद विचारधाराएं इसमें आएंगी, समझ में आया। तो इसीलिए कहीं पर भी आप नक्सलवाद को वामपंथी उग्रवाद या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सुनते होंगे, समझ में आया। तो नक्सलवाद को ही LWE या वामपंथी उग्रवाद कहा जाता है। क्या हुआ,
कुछ नहीं समझ में आया? ठीक, ये है आपका नक्सलवाद। में क्या है, मतलब अभी तक अपन कॉन्सेप्ट इसका समझ रहे थे कि लेफ्ट विंग क्या होता है, राइट विंग क्या होता है। डायरेक्ट अगर मैं आपको यह समझाता कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, तो आपको शायद समझ में नहीं आता। समझ रहे? और आप पूरी व्यवस्था देखेंगे, किसी भी देश की व्यवस्था देखेंगे, तो वहां पर आपको राइटिस्ट मिलेंगे हु बिलीव्स ऑन नेशनलिज्म। जैसे आप देखोगे कि भारत के संसद में भी आप देखोगे, तो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में, 4 हिस्सों में बांटा जाता है, लेकिन मैं अगर आपको लेफ्ट और राइट में बताऊं, तो आप हमेशा देखोगे कि राइट में आपको बीजेपी वाले बैठे हुए दिखाई देंगे। बीजेपी नेशनलिज्म का अप्रोच रहता है हमेशा, राष्ट्रवाद की अवधारणा, समझ रहे हो? और बीजेपी का जो अलायंस है वो आपको राइट में दिखेगा, और बाकी जो पार्टियां हैं वो आपको क्या दिखेंगी, लेफ्ट में दिखाई देंगी। 2 अलग अलग प्रकार की विचारधारा, 4 विचारधाराएं चलती हैं, लेकिन वो संविधान की बात है। यहां पर यही 2 चीजें, तो समझ में आया कि नक्सलवाद क्या है? तो मतलब देखें, तो इसका मतलब अगर हम प्रॉपर एक डेफिनेशन बनाना चाहें नक्सलवाद का, ठीक है ना, नक्सलवाद का अगर हम परिभाषा बनाना चाहें, तो याद रखें कि राज्य के विरुद्ध, राज्य का मतलब नहीं, राज्य का मतलब सरकार, न केंद्र, न ये राज्य, न देश। राज्य का मतलब सरकार होता है। तो जब भी आप राज्य शब्द सुने तो उसका मतलब हमेशा सरकार होता है, ठीक है ना? तो राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से, राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त करने की वामपंथी विचारधारा ही नक्सलवाद, ठीक है ना? राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त करने की वामपंथी विचारधारा ही नक्सलवाद, ठीक है? द आइडियोलॉजी टू अचीव द आइडियोलॉजी टू अचीव देयर राइट्स बाय हैविंग the ideology to achieve their rights by having the armed insurgency against the state is Naxalism. ये नक्सलवाद है। इसी को अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माओवाद कहते हैं, क्योंकि मतलब माओ की विचारधारा से प्रभावित है, और इसी को हम राष्ट्रीय स्तर पर क्या बोलेंगे, नक्सलवाद। समझ में आया? अच्छा देखो, थोड़ा सा और इसमें अगर हम जाकर के देखें, अगर इसकी उत्पत्ति देखें, मान लो उद्भव में, अगर भारत में नक्सलवाद की उत्पत्ति, ठीक है ना, इमरजेंस ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया, अगर भारत में हम नक्सलवाद की उत्पत्ति देखें कि कैसे होता है, तो ध्यान से सुने मेरी बात। पहले तो कॉन्सेप्ट में आपको डील कर रहा हूं, फिर फैक्ट पर तो हम आ ही जाएंगे, फैक्ट कम है। अच्छा देखें, बात यह था कि व्हेन द ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया, जब मतलब विदेशी ब्रिटिशर्स जब भारत आए, दे वर जस्ट इंटेंडेड टू मेक ट्रेड इन इंडिया। वो भारत में केवल व्यापार करना चाहते थे। लेकिन जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है अंग्रेजों की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव
और जो भारतीय राजाओं के बीच में, वहां से अंग्रेज भारत में प्रशासन में भी कदम रखते हैं और रूल करना स्टार्ट करते हैं। शुरुआती तरीका रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत दिमाग लगाया और बहुत अच्छा तरीका ढूंढा था, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन का, द्वैत शासन का। और द्वैत शासन में उसने यह कहा था कि जो भारतीय राजा है वो जनता पर शासन करें और टैक्स वसूलने का काम हमारा। पैसे से रिलेटेड काम अंग्रेजों का था, यानी रेवेन्यू वर्क, है ना, और जनता पर शासन करना मतलब एग्जीक्यूटिव वर्क जो था वो भारतीय राजाओं का था। तो शुरुआत में तो जो अंग्रेज थे अपनी जिम्मेदारी से बच गए, लेकिन आगे चल करके जब फुल फ्लेजेड मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, जब वो भारत में शासन करना शुरू करती है, तो अब उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि भाई उन्होंने ही तो रखा था कि रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, और रेवेन्यू कलेक्ट करें तो जिम्मेदारी यह भी थी कि भाई जनता के कल्याण पर खर्च भी करें। लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी अंग्रेजों के सामने, और समस्या यह थी कि अंग्रेजों की हिंदी इल्ले और हम भारतीयों की अंग्रेजी इल्ले, तब भी इल्ले अब भी इल्ले है। तो बड़ी समस्या थी, अंग्रेज बहुत परेशान थे, मां कसम पैसा कैसे वसूले इन भारतीयों से। जब अंग्रेज आए तो हाँ करते रहते थे हम भारतीय, भाई कुछ समझ में नहीं आता। तो अंग्रेजों ने 1793 में अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, और कॉर्नवालिस ने फिर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की घोषणा की, है ना, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जमींदारी सिस्टम। रीजन क्या था कि अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती थी, भारतीयों को अंग्रेजी नहीं आती, तो अंग्रेज भारतीयों के बीच में से ही कुछ ऐसे लोगों को खोजने लगे जिनको हिंदी भी आती हो, अंग्रेजी भी आती हो। तो होगा ये कि अंग्रेजों को भारतीयों से टैक्स चाहिए, तो वो लोग भारतीयों से हिंदी में बात करके टैक्स ले लेंगे। टैक्स देने के एवज में अंग्रेज भारतीयों को कुछ सुविधाएं देंगे, तो अंग्रेज जो सुविधाएं दे रहे हैं उसको हिंदी में बता करके भारतीय किसानों को, पीजेंट्स को दे देंगे, पहुंचा देंगे। इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था की जिसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। और अंग्रेजों ने अंग्रेज और भारतीय जनता, यानी भारतीय किसान, पीजेंट्स जिनको हम बोलते हैं, उनके बीच में एक मीडिएटर बैठा दिया। यह मीडिएटर हिंदी में बात करके जनता से टैक्स वसूलता था, अंग्रेजों को देता था, और अंग्रेजों की सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए इसको रखा गया। इसमें अंग्रेजों ने एक व्यवस्था की कि जो टोटल टैक्स कलेक्शन होगा उसका एक निश्चित हिस्सा जो कि 11% था, वो उस व्यक्ति को दे जाएगा जो मीडिएटर होगा। सही बात। अब ये स्थायी तौर पर व्यवस्था होगी, टैक्स वसूलने की स्थायी व्यवस्था थी कि वो जो मीडिएटर है वो किसान से टैक्स वसूलेगा, 100 रुपया वसूला, 11 रुपया उसका, 89 रुपया अंग्रेजों का। क्योंकि स्थायी व्यवस्था थी, इसमें स्थायी पैसा मिलना था उस मीडिएटर को, इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त कहा गया। हाँ, स्थायी बंदोबस्त। अब हुआ ये कि ये जो मीडिएटर्स थे, मध्यस्थ थे, वो जनता से टैक्स वसूल लेते थे, राजा तक नहीं पहुंचाते थे, मतलब अंग्रेजों तक नहीं पहुंचाते थे। अंग्रेजों की जो सुविधाएं थी उसको जनता को नहीं देते थे, और जनता को देते थे तो अपनी तरफ से दे रहे हैं, कर्ज बताते थे, और कर्ज की वजह उनकी जमीनों को बंधक बनाते चले जाते थे। इस तरीके से आधे से अधिक, मतलब 80% जो हमारे किसान थे वो, उनकी जमीनें वो भूमिहीन हो गए, जमीनें ही नहीं थी उनके पास, और सब जमींदार के पास में थे। तो ये जो एक रोष था किसानों के बीच में उस जमींदार को लेकर, जो मीडिएटर था वही जमींदार कहलाया, उसको लेकर के रोष था कि ये उनके साथ क्या करते हैं, गलत कर रहे हैं, मतलब ये जो जमींदार है। जैसे ही हम स्वतंत्र होते हैं और हमारा संविधान लागू होता है 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, तो भारत की सरकार ने हालांकि भूमि जो है, जमीन,
वो राज्य सूची का विषय है, मतलब राज्यों को इस पर कानून बनाना है। लेकिन क्योंकि भारत सरकार इस चीज को समझ चुकी थी कि अगर भारत सरकार ने प्रयास नहीं किया तो हो सकता है कि देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए, और भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से भूमि सुधार कानूनों को पारित किया 1951 में, 1951 में। केंद्र सरकार केवल कानून बना सकती है, लागू करने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की है। और राज्य सरकारों ने इस कानून को, जिसमें जमींदारी को समाप्त करने की व्यवस्था थी, इसको लागू करने में देर किया। और इसी में से एक राज्य था आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य था। पश्चिम बंगाल राज्य में जो दार्जिलिंग जिला है, उसका नक्सलबाड़ी जो ग्राम है, तो उस समय हमारे देश में, आप जब अपन संविधान पढ़ते हैं तो हम एक पढ़ते हैं कि हमारे देश में संविधान बनाया संविधान सभा ने, और संविधान सभा की पहली बार मांग एमएन रॉय ने की थी। और एमएन रॉय जो थे वो साम्यवादी दल के नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब लेफ्टिस्ट हो गए, जो साम्यवाद की विचारधाराओं पर चलेंगे। और ये जो साम्यवादी पार्टी थी, इसकी स्थापना आपका 1925 में, 26 दिसंबर 1925 कानपुर में। स्वतंत्रता के बाद यह साम्यवादी दल बना रहा, जो साम्यवाद की वकालत करता था। इसी के जो कुछ नेता थे, चार नेता, चारू मजूमदार, कानू सान्याल, जंगल संथाल और कन्हाई चटर्जी, ये चार नेता थे। इन चार नेताओं ने ये जो पीजेंट्स थे, जो छोटे किसान थे, उनके साथ जो जमींदारों के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा था, जो उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया था, जो उनको वांछित लाभ नहीं दिया जा रहा था, इसके लिए 18 मई 1967 को इन्होंने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। मतलब हथियार लेकर के इन्होंने तय किया कि अब इनको निपटाएंगे और इनसे हम अपना अधिकार, अपनी जमीन जायदाद के जो कागजात है वो वापस छीन लेंगे। समझ गए? और यहीं से इस सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत होती है। सीपीआई, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, मतलब साम्यवादी दल जो भारत का था, उससे अलग हुए ये, और अलग होकर के ये बनाते हैं अखिल भारतीय समन्वय समिति, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं चारों मिलकर के। और इसके द्वारा अपने अधिकारों को छीनने के लिए ये प्रयास करते हैं, सशस्त्र विद्रोह। और इसी को कहा गया आगे चल करके, नक्सलबाड़ी ग्राम से शुरू होने के कारण इसको नक्सलवादी कहा गया। यहीं से नक्सलवाद की शुरुआत होती है भारत में 18 मई 1967 से। समझ आया? और ये जो अखिल भारतीय जो समन्वय समिति थी 1967 में, 2 साल बाद इसका नाम बदल करके सीपीआई एमएल कर देते हैं। 1969 में इसी का नाम बदल करके सीपीआई एमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, मार्क्सवादी एवं लेनिनवादी, वही मार्क्सवाद और लेनिनवाद की विचारधारा पर। समझ पाए मेरी बात को? तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के विचारों पर आधारित सीपीआई एमएल नाम रख देते हैं उसका, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। पहले कहानी सुनो ना बेटा, फिर उसके बाद अपन लिखते हैं, है ना, पॉइंट वाइज अपन नोट भी कर लेंगे इसको। लेकिन पहले आप दिमाग में बैठ जाना चाहिए स्टोरी जो है इसे। अब ये सीपीआई एमएल बन जाता है 1969 में, तो सीपीआई से अलग होकर के सीपीआई एमएल बना। 1971 में पुलिस जो है चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लेती है, और चारू मजूमदार को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस हिरासत में ही 1971 में उसकी मौत हो जाती है। अब सीपीआई एमएल जो है, चारू मजूमदार की मौत हो जाती है, कानू सान्याल डर के मारे आत्महत्या कर लेता है। तो जैसे ही इनकी मौत होती है, उसके बाद से फिर जो सीपीआई एमएल है वो बंटना शुरू हो जाता है, अलग अलग विचारधाराओं में बढ़ जाता है ना, अलग अलग क्षेत्रवार ये बंटना शुरू हो जाते हैं। जैसे बिहार में अलग बन जाता है, ठीक, आपका आंध्र प्रदेश में अलग हो जाएगा, बिहार में, आंध्र प्रदेश में जाकर वही पीपल्स वॉर ग्रुप बन जाता है ये जाकर के। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं, ठीक, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। खास बात यह है कि एक बार फिर 2004 में जाकर के 21 सितंबर 2004 को जो सीपीआई एमएल की जितनी भी शाखाएं थी वो सब एकजुट होती हैं
और नाम बना लेती है अपना सीपीआई माओइस्ट, सीपीआई माओवादी। समझ आया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। और सीपीआई माओइस्ट जो है, इसने छत्तीसगढ़ में चाहे ताड़मेटला की घटना हो 2007 की, या 12 अप्रैल 2009 की आपका राजनांदगांव वाली घटना हो, जिसमें हमारे जो एसपी साहब थे विनोद कुमार चौबे जी, वो शहीद हुए थे। ठीक, तो ये तमाम प्रकार की जो घटनाएं हैं ये होती हैं। और 2009 में जो बड़ी घटना होती है, इसके बाद में ही भारत सरकार ने यूएपीए, जो हमारे यहां जो कानून है, आतंकवाद निरोधक कानून जो अभी चल रहा है यूएपीए, उस कानून के तहत इसे आतंकवादी संगठन करार देकर के अब सीपीआई माओइस्ट को बैन कर दिया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम है, इस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। समझ पाए मेरी बात को? मुझे बता, है ना? कॉन्सेप्ट पूरा समझ में ना? वो अंदर का पूरा नहीं याद करना है आपको, ठीक है ना? मतलब उसको नहीं, मेन आपको याद रखना है सीपीआई एमएल, ठीक है, और सीपीआई माओइस्ट, इनके डेट को आपको याद रखना है। कब बैन किया गया, किस कानून के तहत बैन किया गया, क्या घोषित किया भारत सरकार, वो एक टाइमलाइन आपको पूरी पता होनी चाहिए। समझ में आया? पक्का? चलो, तो इसमें भारत में नक्सलवाद की उत्पत्ति तो देखें अगर नक्सलवाद की उत्पत्ति देखें, स्थान अगर देखें तो देखें पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी ग्राम से, ठीक है ना? प्लेस फ्रॉम विच दिस वॉज ओरिजिनेटेड इज द नक्सलबाड़ी विलेज ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट। पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी ग्राम से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है? देखें, तिथि देखेंगे, मतलब कब से शुरू होता है, तो 18 मई 1967, ठीक है ना? 18 मई 1967, ठीक है ना? 18 मई 1967, 18 मई 1967 से इसकी शुरुआत होती है। पहला अटैक 18 मई 1967 को ही किया गया, ठीक है ना? इसके प्रारंभकर्ता या नेता अगर हम देखें तो देखें, प्रारंभकर्ता में 4 प्रमुख व्यक्ति थे इसमें जिन्होंने इसको प्रारंभ किया। और ये 4 प्रमुख व्यक्ति कौन थे? एक आपका चारू मजुमदार, दूसरा कानू सान्याल, तीसरा जंगल संथाल, और चौथा कन्हाई चैटर्जी, ठीक है ना? चारू मजुमदार, कानू सान्याल, जंगल संथाल और कन्हाई चटर्जी, ठीक है? ये 4 प्रमुख नेता थे, ठीक है ना? 4 प्रमुख नेता थे आपका चारू मजुमदार, कानू सान्याल, ठीक, कन्हाई चटर्जी और जंगल संथाल, ये, ठीक है ना? संस्था अगर देखें जिसके द्वारा इन्होंने शुरू किया, तो सबसे पहले देखें 1967 में इन्होंने सीपीआई से अलग होकर, ये सब सीपीआई में थे, सीपीआई से अलग होकर अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन किया, ठीक है? इसी के द्वारा नक्सलवाद की शुरुआत हुई, ठीक है? देखिए, संस्था अगर देखें 1967 दी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी,
the All India Coordination Committee, AICC, All India Coordination Committee were established by these four leaders by separating from the CPI. CPI से अलग होकर के इनकी शुरुआत होती है और इनके द्वारा ही 1967 में नक्सलवाद की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये आपका नक्सलवाद की शुरुआत यहां से हुई। इसके बाद से 1969 जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, इसी का नाम बदल करके सीपीआई एमएल कर दिया गया। ठीक है, 1969 जो अखिल भारतीय समन्वय समिति थी, इसका नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, ठीक है ना, मार्क्सवादी एवं लेनिनवादी, इसका नाम बदल करके मार्क्सवादी और लेनिनवादी, मतलब सीपीआई एमएल इसका नाम कर दिया गया। ठीक, देखिए 1971 चारू मजुमदार की मृत्यु, 1971 में चारू मजुमदार की मृत्यु के बाद सीपीआई एमएल का विभाजन। ठीक है, चारू मजुमदार की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद से क्या हो जाएगा, सीपीआई एमएल का विभाजन, मतलब सीपीआई एमएल जो है वो आपका कई भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, और बाद में जाकर के आपका 21 सितंबर 2004, ठीक है ना, सभी का आपस में विलय, ये जितने भी अलग हुए थे सभी का आपस में विलय, और विलय होकर के क्या बन जाए आपका, सीपीआई माविस्ट। ठीक है, सीपीआई माइस्ट बन जाएगा 21 सितंबर 2004 को। ठीक है, 21 सितंबर 2004 सीपीआई माविस्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, 21 सितंबर 2004 को सीपीआई माविस्ट बन जाएगा, सारे को मिला करके, समझ रहे हो ना, अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। जैसे बिहार में जाओगे तो सीपीआई सत्यनारायण ग्रुप बन जाएगा, उसमें रणबीर सेना बनेगी, है ना। आपका दक्षिण में जाओगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में जाकर के पीपल्स वॉर ग्रुप बन जाएगा 1971 में। तो ये कई भागों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उसको अपने को याद करनी होगा, मेन मेन चीजों को अपने को याद रखना है कि 1969 में इसका नामकरण सीपीआई एमएल हुआ। सीपीआई एमएल का विभाजन 1971 में होगा और वापस से इसका एकीकरण 21 सितंबर 2004 में होगा, और तब इसका नाम रख दिया जाएगा क्या, सीपीआई माइस्ट। समझ मेरी बात। एक बात ध्यान सुने बेटा, वर्ष 2009, अच्छा ध्यान सुनो तो मेरी बात। आप में से कई लोग होंगे जो संविधान पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे, और जो नहीं होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सुन ले। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 संसद को यह शक्ति देता है कि संसद आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए एक कानून बना सकती है, जिसको निवारक निरोधक कानून या प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ कहा जाता है। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से बहुत सारे कानून हमारी संसद ने बनाए। जैसे पहला कानून 1950 में बना पीडीए, प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट। ठीक, 1971 में बना मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। 1974 में बना कॉफी पोसा एक्ट बना था। 1980 में आपका एनएसए बना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 1985 में टाडा बना, टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी एक्ट। टाडा समाप्त हुआ 1995 में। उसके बाद 2002 में पोटा बना, बीजेपी की जब सरकार थी, और जब बीजेपी की सरकार गिरी और 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई, तो उन्होंने आतंकवाद को रोकने के लिए जो कानून बनाया उसका नाम था यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। वर्तमान में अगर कोई भी आतंकवादी घटना होती है, आतंकवादी घटना कहने का मतलब ऐसी कोई भी घटना जो राज्य के विरुद्ध हो, सरकार के विरुद्ध हो, देश के विरुद्ध हो,
तो सब पर कार्यवाही यूएपीए कानून के तहत ही की जाती है। तो ये जो यूएपीए कानून था ये 2004 में बना। 21 सितंबर 2004 को जब सीपीआई माइस्ट का गठन होता है तो देश के प्रमुख राज्यों में जो बड़ी घटनाएं हुई, नक्सली घटनाएं, उसमें सीपीआई माइस्ट का ही हाथ पाया गया। इसलिए 2009 में भारत सरकार ने जो कानून है हमारा यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधि निवारक निरोधक अधिनियम, हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट या गैर कानूनी गतिविधि निवारक निरोधक अधिनियम कहते हैं। इस कानून के तहत 2009 में जो सीपीआई माइस्ट है को आतंकवादी संगठन करार दिया एवं इसको बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। 2009 the CPI Maist was banned and declared as terrorist organization. 2009 CPI Maoist was banned and declared as terrorist organization under UAPA 2004. ठीक है, 2009 में यूएपीए के तहत सीपीआई माओइस्ट को आतंकवादी संगठन करार दिया एवं इसे प्रतिबंधित कर दिया, बैंड कर दिया। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसे प्रतिबंधित कर दिया और अब सीपीआई माओइस्ट जो है आपका प्रतिबंधित है। इस तरीके से आपका नक्सलवाड़ी या नक्सलवाद जो है उसकी शुरुआत होती है और इन संस्थाओं के माध्यम से उसकी शुरुआत होती है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सब? ठीक। अच्छा देखो बेटा, अब जब नक्सलवाद की शुरुआत हो गई तो इसमें अगर हम नक्सलवाद के चरण देखें, स्टेजेस, मतलब इसका प्रोग्रेस, चरण कहने का मतलब नक्सलवाद का विकास हम देख रहे हैं। तो याद रखें, भारत में नक्सलवाद का विकास 3 चरणों में होता है। There are 3 stages of Naxalism in India. भारत में नक्सलवाद के विकास के 3 चरण हैं और 3 चरण हैं, देखें, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला चरण 1967 से 1980, 67 to 80। दूसरा चरण 1980 से 2004 और तीसरा चरण 2004 से वर्तमान तक। ठीक है, 67 से 80, 80 से 2004 और 2004 से वर्तमान तक। 67 to 80, 80 to 2004 and since 2004 till डेट। ठीक है, 67 से 80, 80 से 2004 और 2004 से वर्तमान। 3 चरण है बेटे, है ना? 3 चरण है इसमें। मैं ना कुछ उसके कीवर्ड लिख रहा हूं, आप लिखना मत, पहले मैं समझाऊं फिर आप लिखना। ये इनके वैचारिक विकास का चरण था, स्टेज ऑफ आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट, वैचारिक विकास का चरण। जबकि ये जो दूसरा चरण है ये इनके व्यवहारिक विकास का चरण, व्यवहारिक विकास का चरण। ठीक है, स्टेज ऑफ बिहेवियरल डेवलपमेंट, व्यवहारिक विकास का चरण। और ये जो है इनके अंतरराष्ट्रीय विकास का चरण। मतलब ये 3 से आप पूरा अनुमान लगा लेंगे इसको। 3 स्टेज में बांटा क्यों गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए
कि व्यवहारिक रूप से नक्सलवाद का विकास कब होता है, तो दूसरे चरण में 80 से 2004 के बीच। वैचारिक विकास का चरण 67 से 80 है, ठीक है, द स्टेज ऑफ आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट। और अंतरराष्ट्रीय विकास का चरण 2004 के बाद। अंतरराष्ट्रीय विकास मतलब अब नक्सलवाद देश तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी जड़ें देश के बाहर अन्य देशों से भी ये क्या करेंगे, हथियार वगैरह खरीदने का प्रयास करेंगे। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके चैनल्स जो है वो जुड़ जाएंगे। समझ पाए मेरी बात? मतलब वैचारिक विकास का चरण, इसमें वैचारिक विकास मतलब ये पूर्ण रूप से मार्क्सवाद लेनिनवादी, मतलब मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवाद पर आधारित था। समझे? मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी साम्यवाद लाने के लिए माओवाद पर आधारित था, मतलब संघर्ष के माध्यम, सशस्त्र। सही बात? मतलब वैचारिक रूप से मार्क्सवाद और लेनिनवाद को, मतलब अभी देखो बेटा, यहां जब हम वैचारिक विकास बोल रहे हैं, मार्क्सवाद और लेनिनवाद क्या था? अधिकारों की लड़ाई। जो सर्वहारा वर्ग है, पुअर सेक्शन है, डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, वो अपने अधिकारों के लिए लड़े इसमें। और माओवाद था मतलब सशस्त्र विद्रोह था। समझ आया? ये सशस्त्र विद्रोह था, वैचारिक। लेकिन इस चरण में क्या था? जमीनी अनुभव की कमी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस से शुरुआत था। समझ आया? मतलब पहला चरण वैचारिक विकास का चरण है ना, स्टेज ऑफ आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट। मतलब वैचारिक विकास मतलब मार्क्सवाद और लेनिनवाद के विचारों को आगे बढ़ाएंगे, अधिकारों के लिए लड़ना है, ठीक। लेकिन अनुभव कम होगा इस चरण में, सबसे कम अनुभव होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं ही समझ रहा हूं, मैं ही समझ रहा हूं, समझ रहे हो ना? कैसे कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं देते हो तुम लोग, है? उपवास हो क्या? नहीं हो? अच्छा, घर जाकर खाओगे ऐसा? आज तो संडे होगा, है? नहीं, कई लोगों का वादा होगा किसी से, है? कहां से क्लास रख दिए यार, गड़बड़। हाँ, तो ये आपका मार्क्सवाद और लेनिनवाद की विचारधारा पर आधारित ये पहला चरण। क्लियर हुआ? यहां पर क्या होगा? व्यवहारिक विकास। मतलब यहां पर एक चीज याद रखें आप, यहां पर इनके पास में जमीनी अनुभव मिल जाएगा। मतलब दे विल बी मच मोर एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज्यादा इनको क्या मिलेगा? अनुभव। सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेज है, मतलब इनको व्यवहारिक अनुभव मिल जाएगा, ठीक। कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी जानकारी। शुरुआती दौर था पहला, 67 से 80 वैचारिक विकास हुआ, लेकिन बाकी चीजें नहीं थी। यहां पर व्यवहारिक विकास होगा, बिहेवियरल डेवलपमेंट, ठीक है। और यहां से अंतरराष्ट्रीय विकास होगा, मतलब देश के बाहर भी नक्सलवाद जो है, देश के बाहर या विदेशों से इनके संबंध स्थापित होंगे। सबसे आधुनिक, है ना, और सबसे खतरनाक चरण यही है भाई। सबसे आधुनिक, द मोस्ट हेजार्डियस स्टेज, सबसे खतरनाक चरण यही है। क्योंकि विश्व के अन्य देशों से क्या हो रहे हैं? संबंध जुड़ रहे हैं, मतलब टेक्निक भी आएगी अभी इसमें, नई नई टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करेंगे, है ना, नए नए हथियार इसमें शामिल होंगे। समझ रहे हो? तो सबसे खतरनाक चरण, मोस्ट हेजार्डियस, सबसे चुनौतीपूर्ण चरण यही है। थर्ड, अनुभव की कमी और वैचारिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण था वो आपका पहला है, और व्यवहारिक विकास के लिए जो उत्तरदायी चरण था वो आपका दूसरा है। इन 3 चरणों में इसका विकास होगा। आ रहा समझ में? ठीक, तो ये आपका इस तरीके से विकास होगा। अब देखो,
देखो देखें, नक्सलवाद से प्रभावित, नक्सलवाद से सर्वाधिक, या ऐसा मत लिखो, नक्सलवाद विस्तारित क्षेत्र को रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा कहा जाता है। ठीक है, नक्सलवाद विस्तारित क्षेत्र को लाल गलियारा या रेड कॉरिडोर कहा जाता है। ठीक है ना, रेड कॉरिडोर कहेंगे, मतलब नक्सलवाद के विस्तार में हमें रेड कॉरिडोर के बारे में पढ़ना है। अर्थात इस शीर्षक में हमें रेड कॉरिडोर को जानना है, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब क्वेश्चन है ना, लाल गलियारा जो है। ठीक है, देखो बेटा, अब थोड़ा सा रेड कॉरिडोर के बारे में देखते हैं। रेड कॉरिडोर या रेड जोन, ठीक है, लाल गलियारा या लाल क्षेत्र, जो भी बोले एक ही चीज है। तो रेड कॉरिडोर बोले या रेड जोन बोले, बोथ आर सेम। देख, सबसे पहले क्या है ये समझते हैं लाल गलियारा। ठीक, देखें बेटा, इसकी संकल्पना भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वर्ष 2009 में प्रस्तुत की। देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड कॉरिडोर वाज गिवन बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन 2009। तो जो लाल गलियारे की संकल्पना है, ये वर्ष 2009 में प्रस्तुत की गई। किसको कहते हैं? तो याद रखें कि भारत के ऐसे राज्य एवं जिले जो या जहां पर नक्सलवादी घटनाएं ज्यादा होती हैं, उन्हें रेड कॉरिडोर का नाम दिया गया है। ठीक है, भारत के ऐसे राज्य एवं जिले जहां पर नक्सलवादी घटनाएं ज्यादा होती हैं, उन्हें रेड कॉरिडोर कहा गया है। द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया, द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया where the mostly Naxal incidents occurred, known as Red Corridor। मतलब जहां पर सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, जिन राज्यों में, जिन जिलों में, उनको लाल गलियारा नाम दिया गया। समझ रहे हैं ना? अच्छा, एक बात समझना बेटा, मतलब ना, रेड कॉरिडोर काइंड ऑफ नक्सलिज्म के खिलाफ रेड कॉरिडोर को आइडेंटिफाई करना, ये नक्सल के खिलाफ एक उपाय भी है।
भाई जब आप चिन्हित करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां कहां पर घटनाएं हो रही हैं, तभी तो आप वहां पर वैसे उन चीजों को कर सकते जिससे उनको रोका जा सके। मेरी बात समझ पाएगी नहीं? सो रेड कॉरिडोर बेसिकली एक्सटर्नमेंट ऑफ द नक्सलिज्म अटैक्स, मतलब जो नक्सल घटनाएं होती हैं उनका विस्तार को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर ये एक प्रकार का उपाय भी है जिसमें चिन्हित किया भारत सरकार ने कि कहां पर सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जैसे एक एग्जांपल, जैसे अब पर्यावरण हम पढ़ते हैं, एनवायरमेंट पढ़े होगा। एनवायरमेंट में जैसे हम जैव विविधता पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या है, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता का जो क्षरण हो रहा है, जो संकट आ रहा है उसके सामने, तो उसके उपाय में हम पढ़ते हैं हॉट स्पॉट्स, पढ़े संवेदनशील स्थल या गर्म स्थल, तप्त स्थल बोलते हैं अपन। तो हॉट स्पॉट्स बेसिकली क्या है? हॉट स्पॉट उन क्षेत्रों कहा जाता है जहां पर तीन बातें हो। एक, जैव विविधता की प्रचुरता हो, एनरिच्ड इन बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा प्रचुरता हो, कुल प्रजाति का 15% कम से कम एंडेमिक हो, स्थानीय प्रजातियां हो, और उसमें से 70% प्रजातियां आवास की क्षति के कारण समाप्त हो रही हैं। तो वो संवेदनशील है। मतलब हॉट स्पॉट बेसिकली बताता है दो चीजों को, एनरिच्ड बायोडाइवर्सिटी जोन और जो लॉस हो रहा है जहां पर, उसको दर्शाता है। उसी के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया रेड कॉरिडोर, कि जहां पर सबसे ज्यादा अटैक हो रहे हैं और यहीं पर सबसे पहले खत्म करने की जरूरत भी है, मतलब अटैक करने की जरूरत भी है। तो रेड कॉरिडोर इज अ काइंड ऑफ टूल अगेंस्ट द नक्सलिज्म, एक प्रकार का उपाय भी है। समझ पाए? तो ये रेड कॉरिडोर का नाम दिया गया। देखे बेटे, देखे, हर साल रेड कॉरिडोर को लेकर के केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय जो है अपनी रिपोर्ट जारी करती है। उस रिपोर्ट में बताती है कि कितने जिले की संख्या घटती बढ़ती है, राज्य की नहीं, राज्य तो वही रहेंगे, उसके अंतर्गत जिलों की संख्या घटती बढ़ती है। तो अभी लेटेस्ट जो हमारे पास है वो है जून 2021 की रिपोर्ट। ठीक है, जून 2021 की केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की अगर हम रिपोर्ट देखें तो जून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में अगर राज्य देखें तो रेड कॉरिडोर में 10 राज्य हैं, जबकि जिले जो है, जिले की संख्या आपका 70 है, 70 डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब रेड कॉरिडोर के अंतर्गत 10 राज्य हैं और 70 जिले शामिल हैं। जबकि इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2009 से। 2009 में अगर देखेंगे तो 2009 में राज्य की संख्या तो 10 ही थी, लेकिन मतलब 2009 में राज्य की संख्या 9 रहेगी। क्यों? अभी पता चल जाएगा। 2009 में राज्य की संख्या 9 और जिले की संख्या थी 180। 180 जिले थे, ठीक है, जो नक्सल प्रभावित थे। मतलब रेड कॉरिडोर में शामिल राज्यों की संख्या 9 और जिलों की संख्या 180। जबकि वर्तमान में कितने हैं? राज्य 10 हो गए और जिले 70। 2021 का रिपोर्ट है ये, ठीक है। 2023 में अगला रिपोर्ट आएगा, मतलब आपके एग्जाम हो जाने के बाद, तो आपको यही रिपोर्ट लेकर के चलना है, ठीक है। तो राज्य में मतलब 10 राज्य और 70 जिले आते हैं, जो कि 2009 में 9 राज्य और आपका 180 जिले थे। अब जैसे राज्य देखें बेटा, देखो देखो राज्य कौन कौन से आते हैं। तो देखें, सबसे पहले नक्सलवादी घटनाएं शुरू कहां से हुआ? आपका पश्चिम बंगाल। तो एक तो पश्चिम बंगाल ही हो गया, है ना। उसके बाद जोड़ी को देखो, जोड़ी एमपी, सीजी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3। फिर बिहार, झारखंड, 5 हो गए, बिहार झारखंड। उसके बाद फिर जोड़ी देखो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 7 हो गए, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
और देखेंगे तो देखें, पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में महाराष्ट्र और दक्षिण में केरल। 7 3 10। मतलब एक तो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ तो उसको तो याद ही रखो, याद रहेगा। 3 जोड़ी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, और मध्य प्रदेश है। तो 3 जोड़ियां हैं, 3 दूनी 6, एक पश्चिम बंगाल 7, पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण में केरल। समझ में आया? अब देखो ये रेड कॉरिडोर के स्टेट्स हैं। अच्छा देख, इसमें से जैसा कि हमने देखा कि 70 जिले हैं, है ना? रेड कॉरिडोर के अंतर्गत वर्तमान में कितने जिले हैं आपका? 70 जिले। तो अगर हम यहां से ये देखें, सर्वाधिक जिले वाले राज्य देखें, ठीक? तो सर्वाधिक जिले वाला राज्य सबसे 1 नंबर पर है आपका झारखंड। झारखंड के 16 जिले जो है आपका रेड कॉरिडोर में शामिल है। सबसे ज्यादा जिले वाला राज्य आपका झारखंड। झारखंड के 16 जिले जो हैं रेड कॉरिडोर में शामिल है। और दूसरे नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 14 जिले शामिल है, 14 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है? 14 जिले जो है आपका छत्तीसगढ़ के शामिल। समझ में आया? समझ रहे हो? तो सर्वाधिक जिले झारखंड के 16 और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़, 14 जिले शामिल हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ के अगर हम 14 जिले देखेंगे, छत्तीसगढ़ के 14 जिले, तो 5 संभाग हैं। तो सबसे पहले देख लो आप बस्तर। बस्तर संभाग में 7 जिले, पूरे पूरे 7 आ जाएंगे, है ना? कांकेर हो गया, कोंडागांव हो गया, बस्तर हो गया, आपका नारायणपुर हो गया, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ठीक है? पूरे 7 जिले इसमें आ जाएंगे, ठीक? उसके बाद से आपका सरगुजा और बिलासपुर। सरगुजा और बिलासपुर से, सरगुजा से एक बलरामपुर, ठीक है? और बिलासपुर से एक मुंगेली। पहले बालोद था, 2021 में मुंगेली को शामिल कर दिया, ठीक है? तो सरगुजा और बिलासपुर 7 2 9, ठीक है? क्लियर हुआ? उसके बाद से आपका रायपुर। रायपुर से 3 हो जाएंगे आपका रायपुर संभाग में, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद, ठीक है? समझ में आया? और उसके बाद से आपका दुर्ग। दुर्ग से हो जाएंगे 2, है ना? राजनांदगांव और कवर्धा, दुर्ग संभाग में। समझ गया ना? बस्तर से पूरे 7 जिले आएंगे, पूरे 7 के साथ ले लो। सरगुजा बिलासपुर से एक जिला, सरगुजा में बलरामपुर, बिलासपुर में मुंगेली, रायपुर में 3, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद, ठीक है ना? रायपुर में 3 हो जाएगा आपका, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद, ठीक? दुर्ग में 2 आपका राजनांदगांव और कवर्धा, ठीक है ना? 12 2 7 2 9 3 12 2 14। याद हुआ? तो छत्तीसगढ़ के 14 जिले जो है आपका वो शामिल किया गया। मुंगेली को आपका 2021 में मुंगेली को शामिल किया गया, लेटेस्ट, है ना? याद रखेंगे 2021 में मुंगेली जिले को शामिल किया गया बालोद के स्थान पर, ठीक? तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 7 जिले जो है आपका रेड कॉरिडोर में शामिल है ना? यानी सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले हैं ये, ठीक? तो 5 संभाग को पकड़ करके याद रखना है। बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले आ जाएंगे, ठीक? सरगुजा बिलासपुर से एक, सरगुजा से एक बलरामपुर और बिलासपुर से एक मुंगेली। मुंगेली 2021 में
शामिल हुआ है। ठीक, उसके बाद रायपुर से 3, ठीक है, रायपुर में 3 हो जाएंगे, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद, और उसके बाद से दुर्ग में 2, राजनांदगांव और कवर्धा। ठीक है, तो ये 14 जिले जो है आपका छत्तीसगढ़ से शामिल है। इसके बाद सबसे कम जिले, मतलब सबसे कम जिले वाले राज्य अगर हम देखें, जिनके सबसे कम जिले शामिल हैं, तो देखो पश्चिम बंगाल, इसका केवल एक जिला रेड कॉरिडोर में आता है और उसका नाम है झाड़ग्राम। ठीक है, पश्चिम बंगाल केवल एक जिला इसका शामिल है, झाड़ग्राम। समझ में आया? पश्चिम बंगाल का केवल एक जिला झाड़ग्राम, है ना। इसके बाद से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के केवल 2 जिले शामिल है ना, और 2 जिले हैं आपका, एक गढ़चिरौली और दूसरा गोंदिया। ठीक है, गढ़चिरौली और गोंदिया, महाराष्ट्र के 2 जिले। ठीक है, गढ़चिरौली और गोंदिया। ठीक, 3 भी देख लें। मध्य प्रदेश जो है आपका, मध्य प्रदेश और केरल, इनके 3 जिले जो है आपका शामिल है ना। इसके 3 जिले, मध्य प्रदेश के 3 जिले अगर देखेंगे तो एक है आपका मंडला, एक है बालाघाट और एक है डिंडौरी। मध्य प्रदेश मंडला, बालाघाट और डिंडौरी। बालाघाट यही गोंदिया के पास में, ठीक है ना, मंडला और आपका डिंडौरी जबलपुर के पास। ठीक है, और वैसी केरल के 3 देखेंगे तो एक है आपका मल्लपुरम, एक है पलक्कड़ जिला है ये, और एक है वायनाड, यहीं से राहुल गांधी जी सांसद है। मल्लपुरम, पलक्कड़ और वायनाड। याद हुआ? समझ पाए? तो ये आपका मतलब रेड कॉरिडोर है। समझ गए रेड कॉरिडोर क्या है, कब से शुरू हुआ, घोषणा किसने किया रेड कॉरिडोर का? जिस समय शुरू हुआ उस समय 9 जिले थे, 9 राज्य थे, 180 जिले थे। तो 9 राज्य से 10 हुए, क्योंकि तेलंगाना बनेगा 2014 में, ठीक है ना, इसलिए 10 राज्य हो जाएंगे। और जिले क्या होंगे, घटेंगे। मतलब सरकार जब कार्यवाही करेगी तो जिलों की संख्या क्या हुई है, घटी है। मतलब 180 से 70 पर आ गए। मतलब 2021 के अनुसार वर्तमान में 70 जिले आपका रेड कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, एक और चीज याद रखिए बेटा, याद रखें कि नोट करके कि 70 में से, मतलब ऐसा देखना बेटा, थोड़ा सा देखिए, नोट करके याद करेंगे इसको कि टोटल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब पूर्णतः प्रभावित जो जिले हैं रेड कॉरिडोर के अंतर्गत, टोटल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कितने हैं आपका, 70, है ना। और इसमें मैक्सिममली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, मतलब सर्वाधिक प्रभावित जिले, सर्वाधिक, रेड कॉरिडोर में टोटल 70 जिले हैं, लेकिन 70 में सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से? तो 70 में सर्वाधिक प्रभावित जिले उनको कहा जाएगा जिनमें 85% घटनाएं इन्हीं जिलों में होंगी। समझ रहे हैं? जिन जिलों में 85% या इससे ज्यादा नक्सलवादी घटनाएं हुई हैं, मतलब जो कुल नक्सली घटनाएं हुई 85% इन्हीं जिलों में हुई हैं, उन्हें मैक्सिममली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स या सर्वाधिक नक्सलवाद से प्रभावित जिले कहा जाएगा। और ये जो 85% है, 85% यानी मैक्सिमम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है, इनकी संख्या है 25। याद रखेंगे
कि रेड कॉरिडोर के अंतर्गत 70 जिले आते हैं, जिसमें से 25 सर्वाधिक प्रभावित जिले। समझ रहे? 25 जो है आपका सर्वाधिक प्रभावित जिलों में आएंगे, इतना याद रखना। क्लियर हुआ? तो नक्सलवाद क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और इसका विस्तार कैसे हुआ, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? अब देखें, एक चीज हम देखते हैं, नक्सलवाद का कारण, रीजन, ठीक है ना? कॉज ऑफ नक्सलिज्म या नक्सलवाद का कारण। तो नक्सलवाद के कारण को ना हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। मतलब क्यों है नक्सलवाद का कारण, और तो एक भारत में और एक आपका छत्तीसगढ़ में। तो नक्सलवाद का कारण, अच्छा जो आपको छत्तीसगढ़ के 14 जिले बताया, मतलब वो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है। समझ गए कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले नक्सलिज्म के अंतर्गत आ रहे हैं? तो कवर होते जा रहे हैं वो उसी में, है ना? समझ में आया? अच्छा देखो बेटा, पहले इंडिया लेवल पर रीजन को समझते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है आपका सोशियो इकोनॉमिक गैप, है ना? सामाजिक एवं आर्थिक अंतर। समझिए, सामाजिक एवं आर्थिक अंतर, सोशियो इकोनॉमिक गैप। अब ये तो हम मेंस तो लिख नहीं रहे कि हम एक एक पॉइंट को ऐसा याद करें, तो टर्मिनोलॉजी को पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एक नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारण माना जा सकता है या कूट में देकर के माने जा सकते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक गैप, सोशियो गैप और इकोनॉमिक गैप दो चीजों से मिलकर के बना है। सोशियो गैप मतलब सामाजिक स्तर में जो अंतर है, कोई अगड़ी जाती है, कोई पिछड़ी जाती है, भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन। और आर्थिक इकोनॉमिक गैप मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है। समझ रहे हैं? जो अमीर और गरीब के बीच का गैप है। तो ये दोनों ही क्या है, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा सताओगे, अगड़े और पिछड़े का अंतर बढ़ेगा, तो जो पिछड़े होंगे उनको क्या करेंगे, मतलब नक्सली मूवमेंट में यूज किया जाए। ठीक है? जो गरीब है उनके पास पैसे ही नहीं है, तो क्या करेंगे आपका नक्सली मूवमेंट। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। सोशियो इकोनॉमिक गैप में, सोशियो गैप में क्या आ जाएगा आपका, जातिगत भेदभाव आ जाएगा, जातिगत पिछड़ापन आ जाएगा, छुआछूत आ जाएगा। समझ रहे? और इकोनॉमिक गैप में गरीबी आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी। समझ रहे हो? गरीबी, बेरोजगारी, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। समझ पाए मेरी बात को? मतलब इसको अलग से डिफाइन करने की तो जरूरत नहीं है। मतलब आप ऐसे समझ लो, सोशियो इकोनॉमिक गैप मतलब क्या क्या रीजन हो सकते हैं। एक आपका जातिगत पिछड़ापन, बैकवर्डनेस ऑफ कास्ट। दूसरा सामाजिक वंचना, सोशल डिप्रिवेशन, मतलब समाज में चीजों से वंचित रखना, उनको वो स्थान ना देना जो स्थान वो डिजर्व करते हैं। इसके बाद आपका छुआछूत, अस्पृश्यता, है ना, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। इसके बाद से गरीबी, बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या आ जाएंगे आपको, सामाजिक एवं आर्थिक गैप। क्लियर हुआ? सोशियो इकोनॉमिक गैप आया समझ में? इसके बाद देखें बेटे एक और चीज, जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, वन संरक्षण 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो वन संरक्षण फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं जो दूसरा चरण शुरू होता है नक्सलवाद का, उसका एक रीजन बना। क्योंकि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 लाया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980, तो इस वन संरक्षण अधिनियम 1980 के माध्यम से जो वनोपज होता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उस पर किसी भी प्रकार के
जो सामान्य नागरिक हैं या आदिवासी भी जो है, उनको उनके दोहन से वंचित कर दिया गया। मतलब वन सरकार का होगा, पूरा दोहन कौन करेगी? सरकार करेगी। इवन द ट्राइब्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द बार्क, मतलब पेड़ की छाल तक नहीं निकाल सकते। तो जब, और जिसका जीवन ही किस पर निर्भर करता है? आपका जो आदिवासी है, ट्राइब्स जो है, उनका जीवन ही वनोपज पर निर्भर करता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर निर्भर करता है। और जब आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस से उनको अलग करेंगे तो वो तो फील करेंगे ना कि आप उनको उनके सर्वाइवल से दूर कर रहे हैं। तो फिर वो दूसरे, मतलब वो इसी प्रकार की गतिविधियों में उनको लेना काफी आसान हो जाएगा ऐसे व्यक्तियों के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के द्वारा वनोपज पर अधिकार का समापन, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के द्वारा वनोपज पर अधिकार का समापन, रिमूवल ऑफ राइट्स ओवर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980। मतलब जो वनोपज पर जो अधिकार होगा वो केवल सरकार का होगा। समझ रहे हैं? मतलब आपके अधिकार को छीन लिया। ठीक, ये हो जाएगा। तीसरा अगर हम देखें, तीसरा, सरकार की अनदेखी, नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना? सरकार की अनदेखी मतलब सरकार ने नीतियां तो शुरू की, बट उन नीतियों का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर सरकार ने फोकस नहीं किया। सो द नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट क्वाइंड द नक्सलिज्म। मतलब इससे भी क्या होगा? आपका नक्सलवादी गतिविधियां जो है बढ़ेंगी, है ना? इसके अलावा अशिक्षा, इलिटरेसी, है ना? अशिक्षा, भूखमरी, हंगर, ठीक है ना? इलिटरेसी, हंगर, अशिक्षा, भूखमरी, ये सब भी क्या हो जाएंगे? आपका कारण होंगे नक्सलिज्म। समझ में आया? ठीक। देखो, छत्तीसगढ़ में भी ये सब कारण तो होंगे। जो नेशनल लेवल के कॉज हैं वो तो छत्तीसगढ़ में भी होंगे। तो इनके साथ एक्स्ट्रा चीजें क्या है छत्तीसगढ़? ये तो होगा ही ना भाई। सोशो इकोनॉमिक गैप यहां पर भी है। ऐसा तो है नहीं कि सब कोई एक जैसे है छत्तीसगढ़ में। ठीक, ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू, ऐसा तो नहीं होगा छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगा। तो ये छत्तीसगढ़ में भी होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या चीजें, विशेषताएं हैं छत्तीसगढ़ की जिसकी वजह से यहां पर नक्सलिज्म है? तो जैसे आप देखें, वनाच्छादित क्षेत्र का ज्यादा होना। ठीक है, समझ रहे? वनाच्छादित क्षेत्र का ज्यादा होना, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज। ठीक है, ठीक है ना? हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज मतलब वनाच्छादित क्षेत्र क्या है? ज्यादा है। तीसरे स्थान पर है ना अपन भारत में वनाच्छादित क्षेत्र के आधार पर। ठीक, तो सबसे ज्यादा वनाच्छादित क्षेत्र है। ठीक, दूसरा, पहाड़ी क्षेत्र। ठीक, हिली एरियाज या पठारी क्षेत्र लिखे ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना? प्लेटू एरियाज छुपाव की अच्छी स्थिति देता है। ठीक, उसके बाद आपका विभिन्न राज्यों की सीमाओं से घिरा होना। ठीक है, विभिन्न राज्यों की सीमाओं से घिरा होना, लैंड लॉक्ड बाय द वेरियस स्टेट्स। ठीक है ना? विभिन्न राज्यों की सीमाओं से घिरा होना, तो मतलब आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य क्या कर सकते हैं? भाग सकते हैं। वन आच्छादित क्षेत्र है। ठीक, इसके बाद आदिवासी बहुलता। ठीक है ना? आदिवासी बहुलता भाई,
वन क्षेत्रों में वर्ग लाया जा सकता है, आदिवासी बहुलता, ये सब चीजें है ना। और बाकी तो सब ये चीज जुड़ेंगी, ये सब क्या होंगे आपका छत्तीसगढ़ में इसके कारण हो सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो देखो, हमने नक्सलवाद क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे का सिद्धांत क्या था, ठीक, इसका विस्तार कैसे है और इसके कारण क्या है, सारी चीजों पर हमने वर्कआउट कर लिया। अब दो चीजें इसमें हमको देखनी है थोड़े विस्तार से, एक जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख घटनाएं हैं और दूसरा जो सरकार ने इसके समाधान के लिए प्रयास किए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे अगले संडे, ठीक है। मतलब एक पार्ट इतना, और इसके बाहर ना बेटा इसको पढ़ने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ये पर्याप्त है। और अगला पार्ट हम जब पढ़ लेंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, पंचायत पढ़ना चाहोगे? तो पंचायत फिर ऐसी 2 क्लास लगेगा, हाँ? नहीं, आज मैं थोड़ा सा मूव करना है बेटा, बाहर जाना है मैं, ठीक है। तो आज इतना ही, आगे का अपन पढ़ेंगे अगले संडे, ठीक है ना। तो ठीक, इन्फॉर्म करेंगे आपको।